बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और ये स्टोरी इंतहाई अहम है और यूँ समझ लें कि स्टोरी ऑफ द डे है। पाकिस्तान के हवाले से कोई और मुल्क होता, भले वो इंडिया ही क्यों ना हो और यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक आर्मी चीफ़ आता है, दूसरा चला जाता है, उनके अपने शहरियों को कोई नहीं पता चलता। लेकिन ये पाकिस्तान है भाई, सबसे जो अहम तरीन तकर्री, इवन प्राइम मिनिस्टर के आने जाने का ही कोई पता नहीं चलता, लेकिन आर्मी चीफ़ का पता ज़रूर चलता है। इस वजह से ये डॉन की स्टोरी है। बाकर सज्जाद सैयद साहब हैं और ख़ुद ये यूँ समझ लें कि डिफ़ेंस की ही बीट देखते हैं। डिफ़ेंस से रिलेटेड, पाक आर्मी से रिलेटेड चीज़ें इनको बहुत अच्छी ग्रिप है और काफ़ी अरसे से ये लिखते हैं। तो सवाल ये है कि ये नया आर्मी चीफ़ कौन लगाएगा। दूसरा सवाल ये है कि कब तक लगाएगा। तीसरा सवाल ये है किसको लगाएगा। और चौथा सवाल ये है क्या जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन से पीछे हट गए हैं। ये इन सवालात के कुछ जवाबात हम आज देखेंगे। और सज्जाद सैयद साहब, यही डॉन के जो सहाफ़ी हैं, ये कहते हैं कि एक सीनियर नून लीगी रहनुमा जो कि फ़ेडरल कैबिनेट में बहुत ही सीनियर वज़ीर भी हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगस्त के आखिर में वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब एक मशवरा शुरू करेंगे, इस पर बहस का आगाज़ करेंगे और सितंबर के दरमियान तक फ़ैसला ले लेंगे। यानी यूँ समझ लें कि सितंबर के दरमियान तक, बस तकरीबन 1 या सवा महीना तक पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़ से मुताल्लिक़ फ़ैसला हो जाएगा। वैसे ये आम तौर पे अक्टूबर में होता, लेकिन शोरश इतनी है, जो सारा शोर आप सुन रहे हैं ना, और बहुत सारा तज़ब्ज़ब, इज़्तराब, कुछ इंतशार, तो इसके पीछे बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस फ़ैसले का भी बड़ा अमल दाखिल है, इस चीज़ का भी। तो ये मैं तो चाह रहा हूँ कि सितंबर में नहीं, ये अगस्त में ही कल हो जाए, ताकि ये खापी मुक्के, ये गड़बड़ मुक्के, ये जो फसाद और दंगा फसाद, इंतशार और बहुत ही शोर है, ये बताएंगे आपको, इत्मीनान से बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें वक्त आने पर। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इसका शोर से क्या ताल्लुक़ है, इंतशार से क्या ताल्लुक़ है। सारा ताल्लुक़ ही इसी का है, इसी अपॉइंटमेंट का। तो कहते हैं कि जनाब वज़ीर आज़म साहब इत्तेहादियों से भी मशवरा करेंगे। खैर पीपल्स पार्टी ने तो भाई कह भी दिया है कि हमारा नहीं इसमें कोई इंटरेस्ट, वज़ीर आज़म साहब का प्रेरोगेटिव है, उनकी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है, उनका अपना अख्तियार है, वो जिसको चाहें लगा दें। ये 2 दिन पहले मैं देख रहा था, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से किसी ने यही सवाल किया ना कि आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन से मुतालिक, तो उन्होंने कहा जी ये फ़ैसला हमने नहीं करना, ये फ़ैसले हमारे करने की है ही नहीं। ये ठीक कहा उन्होंने, ठीक है ना, कि एक्सटेंशन होगी या नया आर्मी चीफ़ आएगा। तो खैर इस स्टोरी के मुताबिक तो वो कहते हैं कि ये एक्सटेंशन नहीं होगी, क्योंकि आर्मी चीफ़ ने, मौजूदा आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये कन्वे कर दिया हुआ है कि वो मज़ीद एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। एक तो वो कन्वे किया था ना DGISPR ने, और ये एक कहते हैं कि उन्होंने वैसे फार्मली इनफार्मली दोनों तरीक़ों से गवर्नमेंट को ये कन्वे कर दिया है कि मैं मज़ीद एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चले ये इस स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। कुछ लोग अभी तक भी ये कहते हैं कि ये अभी तक भी एक मुमकिनात में से एक मुमकिन है, पॉसिबल्स में से एक पॉसिबल है। चलें, तो अब 29 नवंबर 2022 को वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स वो दौड़ में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, उन तमाम 6 के 6 का प्रोफाइल बड़ा अहम है और बहुत ही अहम प्रोफाइल है, और वो प्रोफाइल आपको मैं बताऊंगा, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोफाइल है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। उनमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वो कहाँ कहाँ रहे, किन किन के साथ कैसे कैसे अटैच रहे वो 6 जो है ना लेफ्टिनेंट जनरल साहबान। अच्छा, अब ट्रेडिशन ये है आम तौर पे कि जब भी नए आर्मी चीफ़ की तकर्री होती है तो GHQ से कोई 4 से 5 नाम आते हैं, ठीक, और वो नाम जाते हैं वज़ारत दिफ़ा को। वज़ारत दिफ़ा यूँ समझ लें कि बस उसका काम एक डाकखाने का ही होता है, पोस्ट ऑफिस का,
वो समरी शमरी बना के बाकी कागजी कार्रवाई करके फ़ाइलें शाइलें तैयार करके GHQ से जो नाम आते हैं एज़ इट इज़ वही नाम उनकी पूरी डिटेल तफसील लगा के वो भिजवा देती है वज़ारत दिफा यानी ख्वाजा आसिफ साहब की वज़ारत भिजवाएगी वज़ीर आज़म ऑफ़िस। फिर वज़ीर आज़म ऑफ़िस से वो फ़ैसला होता है, वज़ीर आज़म उसका फ़ैसला करते हैं। वो काबीना से भी मशवरा करते हैं या काबीना से मंजूरी भी ले सकते हैं, और वज़ीर आज़म जब वो भेजते हैं अपने मशवरे से वो नाम फ़ाइनल करके प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसका ऐलान कर देता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल करने का पाबंद होता है आइनी तौर पे। 1972 से लेकर आज तक को 10 आर्मी चीफ़ आए, जिनमें से 5 आर्मी चीफ़ नवाज शरीफ साहब ने लगाए। ये भी अब आप इसको एजाज़ कह लें, अब आप इसको इत्तफाक कह लें, अब आप इसको कुछ भी कह लें, ठीक है ना। तो अब यानी यूँ समझ लें कि कुछ नीचे से उठा के लगाए तकरीबन, लेकिन जितनों को भी लगाया सबके साथ टसल बन गई, ठीक। अच्छा, उस वक़्त ये कहा जाता था, मुझे याद है 2014, 15, 16, 17 यही मालशिया पालशिया चैनल और ये सहाफ़ी कि यार नवाज शरीफ भी अजीब हैं कि इनकी किसी के साथ नहीं बनी। अच्छा, इसको उलट करके भी कहा जा सकता था कि ये सारे अजीब हैं कि सबकी इनके साथ नहीं बनी, लेकिन खैर उन्होंने इस तरीके से कहा। बाद में हमने देखा कि फिर जब लाडले के साथ भी नहीं बनी, फिर हमने ये भी देखा कि उनकी तो ज़फ़रुल्लाह जमाली से भी नहीं बनी, अपने बहुत ही करीबियों से, और हमने ये भी देखा कि उनकी जो है ना बहुत सारों से नहीं बनी, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद अब अगर जो छठा आर्मी चीफ़ लगता है तो तब भी यूँ समझ लें नून लीग ही लगाएगी और उनके छोटे भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब लगाएंगे। अब उस सीनियरिटी लिस्ट की तरफ आते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पहले हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब। ये लिस्ट बड़ी अहम है, मैंने आपसे कहा ना, ये सुनिएगा। अच्छा, वैसे आसिम मुनीर साहब का भी जो है ना ये इस सीनियरिटी लिस्ट में शामिल होना ये बज़ात खुद एक बड़ी दिलचस्प बात है। ये सीनियरिटी लिस्ट से बाहर हो जाते, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जब वो 2 स्टार जनरल बने ना सितंबर 2018 में, गालिबन 27 सितंबर 2018 में 2 स्टार जनरल बने, लेकिन उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाला 2 महीने के बाद। अब इसी वजह से कहा कि जी वो उनको तरक्की तो दी गई सितंबर 2018 में, उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाला 2 महीने बाद, ठीक है। तो इस वजह से उनके इस पीरियड में 2 महीने का इजाफा कर दिया जाए और अब वो रिटायर होंगे। अब आर्मी चीफ़ तो जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं वो तो रिटायर होंगे ना 29 नवंबर 2022 को, और इनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है 27 नवंबर 2022। लेकिन जब समरी आएगी, अगर ऐसे ही है वो अगस्त के आखिर में या सितंबर में ये समरी आती है, तो बहुत ज़्यादा डिले भी हो गया अक्टूबर में, ठीक है। जब ये समरी आएगी वज़ीर आज़म हाउस को, उस वक़्त वो सर्विस में होंगे और उस वक़्त भी सीनियर मोस्ट होंगे। अगर उस समरी में उन 4 या 5 नामों में GHQ उनका नाम भेजता है तो, ठीक। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार वो तो एक टेक्निकल सी चीज़ है और वो 2 महीने वो उस लिहाज से उनको दिए गए कि जनाब उन्होंने तो सितंबर में रिटायर हो जाना था, लेकिन चूँकि उन्होंने सितंबर में इस वजह से नहीं कि वो जब उनका 2 स्टार जनरल बने तो 2 महीने बाद उन्होंने अपना चार्ज लिया, इस वजह से खैर वो प्रेरोगेटिव है दोबारा आर्मी चीफ़ का, GHQ का। अगर उन्होंने इन 4-5 नामों में जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम भी भेज दिया और यही समझा कि जी बिल्कुल ये सीनियर मोस्ट हैं, तो फिर उनको भी कंसिडर किया जा सकता है, वो भी बन सकते हैं, ठीक है। जनरल बाजवा के अंडर वो ब्रिगेडियर भी रहे। जब जनरल बाजवा साहब कमांडर 10 कोर थे ना, कमांडर रावलपिंडी, ठीक है ना, रावलपिंडी कोर के जब कमांडर थे तो उस वक़्त वो ब्रिगेडियर भी रहे जनरल आसिम मुनीर साहब। इसी तरह से जनाब वो DG MI भी रहे 2017 में। अच्छा, अक्टूबर 2017 में वो बने थे DG ISI, और DG ISI ये बहुत ही को मुख्तसर मुद्दत के लिए बने, ठीक है ना। उसकी वजह है
और उसकी वजह बड़ी ख़ास है। फिर उसके बाद जनरल फैज़ साहब बन गए और इनको कोर कमांडर गुजरांवाला भेजा गया। लेकिन उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने, कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब गए आर्मी अपना वज़ीर आज़म साहब, उस वक़्त के वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब के पास, और उनको बताया कि जनाब आपके घर में कोई हार आया है या हार आए हैं हीरों के और पिंकी पीरनी साहबा के पास, और वो हार मलिक रियाज ने भेजा है और ये अच्छी बात नहीं है, आपकी इंटेग्रिटी इससे ख़राब होगी, आपकी शोहरत को नुकसान होगा और ये चीज़ें आपको नुकसान देंगी, तो आप अपने घर की तरफ देखें। बजाय इसके कि इमरान नियाज़ी साहब अपने घर की तरफ देखते, उन्होंने जनरल बाजवा को कह के, और बाकी वो लाडले थे ना, उन्होंने DGISI, उस वक़्त के DGISI जनरल आसिम मुनीर को ही फारिग करवा दिया, और जैसे ही उनको फारिग करवाया तो फिर जनरल फैज़ को लगा दिया गया। अब समझ तो आ गई होगी ना आपको ना, ठीक है ना। तो जनरल आसिम मुनीर साहब भी इस सीनियरिटी लिस्ट में टॉप पर हैं, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाएं तो उसके बाद जो टॉप पे हैं, बाकियों में जो टॉप पे हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब। ये अभी मौजूदा कोर कमांडर रावलपिंडी हैं, या कमांडर 10 कोर जिसको बोलते हैं, और इसी के अंडर, इसी कमांड के अंदर, इसी कमांडर के अंडर वो 111 ब्रिगेड भी आती है, ठीक है ना। सिंध रेजिमेंट से इनका ताल्लुक़ है और जनरल आसिम मुनीर के बाद ये सीनियर मोस्ट हैं। जनरल रहील शरीफ के वक्त DGMO भी रहे हैं। जनरल नदीम रज़ा साहब जो अभी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, उनका ताल्लुक़ भी सिंध रेजिमेंट से है। अच्छा, TTP के ख़िलाफ़ ये जनरल रहील शरीफ के ज़माने में ऑपरेशन को भी सुपरवाइज़ करते रहे। CGS भी रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टों पे रहे भाई। CGS चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कहा जाता है कि ये आर्मी चीफ के बाद माफ़ कीजिएगा सबसे बड़ी पोस्ट होती है। कुछ लोगों से बात करें ना आप, रिटायर्ड ऑफिसर से या बाकी लोगों से जो जानने वाले हैं, वो कहते हैं या जो डिफेंस तजियाकार या जिस तरीके से उनसे बात इनफॉर्मल तरीके से वो कहते हैं कि जो CGS होता है ना, ये CGS GHQ की माँ होती है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक है ना। तो बहरहाल तो इनके लिए कहा जा रहा है, इस स्टोरी में भी लिखा है कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फिर जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए, इन दोनों में से किसी एक के लिए बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, ठीक है ना। जनरल लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास साहब। ये मौजूदा CGS हैं, इससे पहले ये कोर कमांडर रावलपिंडी थे, यानी जब अब इनको एक्सचेंज किया गया था, ये कोर कमांडर रावलपिंडी थे, इनको उठा के CGS लगा दिया गया था, और साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब वो कोर अपना CGS थे, उनको उठा के कमांडर 10 कोर बनाया गया था रावलपिंडी। और यही साहब जो जनरल अजहर अब्बास साहब, ये जनरल रहील शरीफ के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर भी रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये भी स्टोरी में लिखा है कि जब वो जनरल रहील शरीफ साहब के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर थे, उस वक़्त उन्हें नून लीग की लीडरशिप से भी वास्ता शास्ता बड़ा पड़ता था, और ज़ाहिर है वो उनके जो पर्सनल स्टाफ ऑफिसर थे, तो फिर वो नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो नून लीग के बाकी रहनुमाओं का वहाँ पे ये, अब जब ये यहाँ भी आते वज़ीर आज़म हाउस में भी आर्मी चीफ, तो ये ज़ाहिर है साथ ही होते होंगे, या आना जाना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी, तो वो ये स्टोरी में लिखा है, मैंने कहा आपको ये बताना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाएँ जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद साहब, इनका ताल्लुक़ भी बलोच रेजिमेंट से है, और ये मौजूदा तौर पे इनकी पोस्टिंग है NDU में, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में ये चीफ इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं। ISI में ये DG एनालिसिस, यानी कि ये फॉरेन रिलेशंस को डील करते हैं, फॉरेन अफेयर्स को। और जनरल फैज़ साहब से पहले ये कोर कमांडर पेशावर थे, हाँ जी, और फिर जनरल फैज़ साहब को इनकी जगह भेजा गया। अब नेक्स्ट आ जाएं जनाब, खुद आप अपना तारुफ हवा बहार की है, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब।
इनका ताल्लुक भी बलोच रेजिमेंट से है जनाब। कोर कमांडर बहावलपुर हैं मौजूदा तौर पे, कोर कमांडर पेशावर भी रहे, डीजी आईएसआई भी रहे, डीजीसी भी रहे आईएसआई में। और जब जनरल बाजवा साहब कोर कमांडर पिंडी थे तो ये जनरल बाजवा साहब के चीफ ऑफ स्टाफ थे। जैसे अजहर अब्बास साहब जनरल रहील साहब के चीफ ऑफ स्टाफ थे ना, इसी तरह से जनरल फैज़ हमीद साहब जनरल बाजवा साहब के चीफ ऑफ स्टाफ थे, ठीक है ना। और जब जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ बने तो उस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब इन्फेंट्री डिवीज़न को कमांड कर रहे थे। कहाँ? पन्नू आकिल में। हाँ ठीक है ना, पन्नू आकिल में, और दूर दराज इन्फेंट्री डिवीज़न को कमांड कर रहे थे। वहाँ से जनाब इनको उठा के आईएसआई का डीजीसी लगाया गया, काउंटर टेररिज्म का डीजी, ठीक। और फिर उसके बाद आपको पता है फिर जब ये प्रमोट हुए 3 स्टार जनरल बने, थोड़े से अरसे के लिए ये जीएचक्यू गए, फिर उसके बाद ये दोबारा डीजीआईएसआई लगा दिए गए। फिर डीजीआईएसआई के वक्त तो आपको पता है क्या रोला पड़ा था अभी पिछले अक्टूबर नवंबर में। और फिर जनाब यहाँ से इनको कोर कमांडर पेशावर, और पेशावर से फिर अब बहावलपुर। और फिर खान साहब ने माशाल्लाह, सारे कहते हैं कि ये बहुत ही प्रोफेशनल सोल्जर थे, लेकिन खान साहब ने ही इनके अपना सारे के सारे कैरियर को मुतनाज़ा कर दिया है। बल्कि इनके पूरे का पूरा जो सिलसिला है, जो नाम है, जो शोहरत है, जो पूरा मतलब हर सोल्जर की ये ख्वाहिश होती है जब वो सेकंड लेफ्टिनेंट आता है कि मैं आर्मी चीफ बनूं, तो वो कहते हैं कि ये खान साहब ने ही इनको सारा मुतनाज़ा किया है। आखिर पे आ जाएँ जनाब लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर साहब, आर्टिलरी रेजिमेंट से इनका ताल्लुक़ है, कोर कमांडर गुजरांवाला हैं मौजूदा तौर पे। जनरल बाजवा साहब के भी मुतमिद ख़ास हैं। और एक और सबसे बड़ी बात ये भी है कि 2011 से लेकर 2013 तक आसिफ अली जरदारी साहब सदर ममलिकत थे, और ये आसिफ अली जरदारी साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर साहब, नाम इनका याद रखिएगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी चहमगोइयाँ कर रहे हैं, कुछ सियासी लोग भी, कुछ गैर सियासी भी, कि हो सकता है ये भी अगले आर्मी चीफ हों। लेकिन बात वही है कि ये सारों में से आपने ख़ुद इसका अब एनालिसिस हो गया, आपने इसमें से कंक्लूजन भी निकालना है, अपना एनालिसिस भी देना है। लेकिन साथ ये है कि होगा तब कि जब एक्सटेंशन नहीं होगी। तो गो के मैंने बता दिया इस स्टोरी में, पहले DGISPR ने भी कह दिया कि आर्मी चीफ साहब ने कहा है मैं ना एक्सटेंशन मांगूंगा और ना ही कबूल करूंगा, ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा। बाद में कुछ बातें आई कि जी नहीं, वो जो है ना हो सकता है उनको शहबाज साहब भी ऑफ़र करें। आसिफ अली जरदारी साहब ने तो ऑफ़र कर भी दिया, उनको कहा जा रहा है मुबैना तौर पे, ठीक हो गया ना, बहुत सारी हवालों से बहुत सारे ज़राए बता रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो ये भी बताया था मुझे कि अंदर की भी कोई रिजेंटमेंट नहीं है, उस लेवल की नहीं है कि जिस लेवल पे मैटर करती है। तो अब इस स्टोरी में है कि जी नहीं, उन्होंने दोबारा कन्वे कर दिया है कि मैंने नहीं लेनी एक्सटेंशन। तो अगर वही बात कि मैं इफ्स एंड बट्स ज़रूर लगाऊंगा, अगर उन्होंने नहीं लेनी तो फिर ये जो बाकी वाले हैं, इन किसका कुर्रा निकलता है अगले आर्मी चीफ का, और ये जल्द ही निकलने वाला है सितंबर में। और ये सितंबर में आप देख लीजिएगा, इधर अनाउंसमेंट हुआ नहीं, उधर से जनाब सारी की सारी शोरिश ख़त्म, सब कुछ ये ट्रेंड्स ब्रांड्स सब कुछ दम तोड़ जाएंगे। ये फिर रोज़ रोज़ के ये तमाशे और ये इंतशार और ये जनाब थरथराट और ये घन गरज, ये फ़िलहाल थम जाएगी फिर अगले 3 साल के लिए। तो अब उसके बाद क्या होता है देखिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।